हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। कल के लेक्चर में हमने देखा था फिजिकल नेचर ऑफ मैटर और उसके साथ साथ हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो हमने देखा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके पास इंटर पार्टिकल स्पेस होती है और उसके साथ साथ उन पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और उसके साथ साथ हमने देखा था कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोशन में होते हैं, यानी उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने कहा था क्योंकि इन पार्टिकल्स के पास क्या होती है, स्पेस होती है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पास स्पेस होती है स्पेस इन बिटवीन देम, इनके बीच में स्पेस होती है, जिसकी वजह से हमारे पास एक फिनोमेना होता है सॉल्युबिलिटी का। यानी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो किसकी वजह से होती है? पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होने की वजह से होती है। मैंने आपको समझाया था कि सॉल्युबिलिटी कैसे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होने की वजह से होती है। आज फिर से मैं उसकी थोड़ी सी इलस्ट्रेशन देता हूं। जैसे हमने ये माना कि ये एक बीकर है, इस बीकर में हमने फिल किया है वाटर। मानो कि इस बीकर में हमने वाटर फिल किया है। इस बीकर में हम वाटर को फिल करते हैं यहां तक, वाटर की लेवल जो है वो बिल्कुल यहां तक है। और उसके बाद इस बीकर में हम डिसॉल्व करते हैं शुगर को। इस बीकर में हम डिसॉल्व करते हैं शुगर को। मानो कि मैंने इस बीकर में ये शुगर डाला। जब मैं बीकर में शुगर डालता हूं तो ये शुगर नीचे चला जाता है और पूरा डिसॉल्व हो जाता है वाटर के साथ। जब ये डिसॉल्व होता है वाटर के साथ तो वाटर की जो लेवल है वो अगर यहां तक है तो मानो कि L तक लेवल है वाटर की, तो वो वाटर की जो लेवल है वो बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाएगी। वो ऊपर क्यों नहीं जाएगी? अगर चाहे इसमें शुगर ऐड हुआ फिर भी वाटर की लेवल ऊपर क्यों नहीं गई? क्योंकि जो शुगर है, शुगर ने जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वाटर के बीच में उसकी जगह ले ली। यानी इंटर पार्टिकल स्पेस, जो स्पेस है वाटर के पार्टिकल्स के बीच में, उनमें ये शुगर चला गया, इसीलिए वाटर की जो लेवल है वो ऊपर नहीं हुई। ये हमने देखा था कि सॉल्युबिलिटी के पीछे जो कंसेप्ट है वो यही है कि हमारे मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होती है, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी होती है। चलिए आज हम देखते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि डिफ्यूजन नेट मोमेंट होती है पार्टिकल्स की हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर। यानी जैसे मैंने अगेन यहाँ पे एक बीकर वाटर का लिया, मैं यहाँ पे एक बीकर वाटर का लेता हूं और इस वाटर में ये हमने वाटर ले लिया और इस वाटर में हम डालते हैं इंक। वाटर में जब हम इंक डालते हैं, मानो कि मैंने यहाँ पे इंक डाली, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, ये इंक पूरे वाटर में फैल जाती है। ये इंक पूरे वाटर में फैल जाती है। ये इंक क्यों पूरे वाटर में फैल जाती है? क्योंकि इस इंक की कंसंट्रेशन जहां पे ज्यादा होती है वहां से इसके पार्टिकल्स मूव करते हैं वहां की ओर जहां इसकी कंसंट्रेशन कम है। यानी टॉप से लेके बॉटम की ओर इसके पार्टिकल्स मूव करते हैं। और इस इंक के पार्टिकल्स भी कौन सी स्पेस लेते हैं? ये इंटर पार्टिकल स्पेस जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में है, उस स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं इंक के पार्टिकल्स। इससे हमें यह पता चला कि जो डिफ्यूजन है ये वाला प्रोसेस भी, इस प्रोसेस के पीछे भी जो कंसेप्ट है वो यही है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस होती है। इसके अलावा हमने कहा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, जो मैटर के
पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और उसके साथ साथ हमने कहा था कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ये कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। मैं आपको समझाता हूं कि ये पार्टिकल्स कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं क्यों, इसकी एप्लीकेशन क्या है। जब हमारी मम्मा कहीं पे खाना पकाती है तो हमें उस खाने की जो बू है वो दूर तक आती है। उस खाने की बू कैसे दूर तक आई, क्योंकि जहां पे मम्मा खाना बना रही है वहां पे जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं और वो हमारी ओर फैलते हैं, जिसकी वजह से बू उस यानी स्मेल हमारे तक पहुंचती है। उसके साथ साथ डिफ्यूजन में भी, जैसे आपने देखा कि डिफ्यूजन में भी पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है, यानी यहाँ पे भी जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं। और यहां से भी हमें पता चल रहा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो मोशन में होते हैं। क्यों मोशन में होते हैं, क्योंकि इन पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो अब हम देखते हैं कि डिफ्यूजन सबसे ज्यादा सॉलिड्स में होता है या डिफ्यूजन सबसे ज्यादा लिक्विड में होता है या डिफ्यूजन सबसे ज्यादा गैसेस में होता है। स्टूडेंट्स, क्योंकि डिफ्यूजन पार्टिकल्स की मोशन पे डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा पार्टिकल्स की मोशन होगी उतना ज्यादा ही डिफ्यूजन भी होगा। क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री होते हैं गैसेस के मामले में, यानी गैस पार्टिकल्स जो है वो फ्री होते हैं। क्यों फ्री होते हैं, क्योंकि उनके बीच इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लिजिबल होती है। अगर वो फ्री होंगे यानी वो मोशन ज्यादा कर पाएंगे, तो अगर वो मोशन ज्यादा कर पाएंगे तो वो डिफ्यूजन भी ज्यादा कर पाएंगे। इसका मतलब है ज्यादा डिफ्यूजन इनमें होगी। डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किनमें होगी, इनमें होगी, और इनमें मॉडरेट होगी। मॉडरेट क्यों होगी, सबसे ज्यादा डिफ्यूजन गैसेस में होती है और लिक्विड्स में मॉडरेट होती है और सॉलिड्स में निग्लिजिबल होती है। क्यों निग्लिजिबल होगी, क्योंकि जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं, यानी सॉलिड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिनसे सॉलिड बना हुआ है, उनके बीच में स्पेस कम है, और वो जो है स्पेस कम है, और स्पेस कम होने की वजह से उन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो ये पार्टिकल्स फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे। अगर ये फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे तो उसकी वजह से इनमें डिफ्यूजन भी नहीं हो पाएगा। सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसमें होती है, गैस पार्टिकल्स में, और उससे कम डिफ्यूजन किसमें होती है, लिक्विड्स में। उससे कम डिफ्यूजन किसमें होती है, सॉलिड्स में। सबसे कम डिफ्यूजन सॉलिड्स में होती है, ये आपको याद रखना होगा। अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये तो कल का था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर पढ़ रहे थे हम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, यानी क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। यानी अगर हमारे पास कोई चीज सॉलिड है, ये कोई चीज सॉलिड है, यानी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं, क्या ये क्या ये मैटर लिक्विड बन सकता है, क्या ये मैटर गैस बन सकता है, यानी क्या मैटर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या गैस से सॉलिड स्टेट चेंज कर सकता है। तो आंसर है बिल्कुल, मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। मैटर अपनी स्टेट चेंज कब करता है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं
हमारे जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनमें जो मोशन यानी वाइब्रेशन होगी वो फास्ट हो जाएगी। जब उनमें वाइब्रेशन फास्ट हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, इन मैटर के जो पार्टिकल्स हैं जब इनमें वाइब्रेशन फास्ट हो जाएगी तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे से डिटैच होने लगेंगे, यानी इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होने लगेगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन पार्टिकल्स के बीच में कम होगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन पार्टिकल्स के बीच में कम होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से ये पार्टिकल्स एक दूसरे से डिटैच होंगे, यानी ये अलग होने लगेंगे। जब ये अलग हो जाएंगे तो ये फ्रीली मूव करेंगे। ये फ्रीली मूव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड में क्या था, जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स थे वो क्लोजली पैक्ड थे, यानी वो बिल्कुल नजदीक, और इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे कम था। जब इनको हमने टेम्परेचर दिया, जब सॉलिड को हमने टेम्परेचर दिया तो इन पार्टिकल्स का क्या होगा, इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, इन पार्टिकल्स की जो मोशन है, ये पार्टिकल्स कंटिन्यूस वाइब्रेट करते रहते हैं, क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये वाइब्रेटिंग जो मोशन है इन पार्टिकल्स की, ये और फास्ट हो जाती है। जब ये वाइब्रेटिंग मोशन इनकी फास्ट हो जाएगी तो उसकी वजह से इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में कम हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ये पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग होने लगेंगे। जब ये एक दूसरे से अलग होने लगेंगे तो ये फ्रीली मूव करेंगे, यानी ये फ्री हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। जब ये फ्री हो जाएंगे तो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो इनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ जाएगी, यानी हमारे सॉलिड्स क्या बन जाएंगे, लिक्विड्स बन जाएंगे। इसी तरह इसको अब अगर हम फर्दर टेम्परेचर राइज करेंगे तो सेम यहाँ पे वो होगा कि इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से इनकी मोशन यानी वाइब्रेटिंग मोशन बढ़ेगी, तो उसकी वजह से इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो पार्टिकल्स और फ्रीली मूव करेंगे, यानी ये आप बिल्कुल फ्री हो गए। जब ये बिल्कुल फ्री हो गए तो ये किस स्टेट में चले जाएंगे, ये गैसियस स्टेट में चले जाएंगे। हमारे पार्टिकल्स की स्टेट में चले जाएंगे, ये गैसियस स्टेट में चले जाएंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, सॉलिड से इनकी स्टेट चेंज की लिक्विड्स में, और लिक्विड से इनकी स्टेट चेंज की गैसियस स्टेट में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें इन पार्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा, यानी सॉलिड्स का टेम्परेचर बढ़ाया तो हमें लिक्विड मिला। लिक्विड का जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो लिक्विड किस स्टेट में चला जाता है, लिक्विड गैसियस स्टेट में चला जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने यहाँ पे समझाया, सॉलिड से हम लिक्विड या गैसियस स्टेट में जा सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक और चीज समझनी होगी, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये ऐसा टेम्परेचर होता है, ये ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे कोई सब्सटेंस मेल्ट होना स्टार्ट करती है, यानी वो सब्सटेंस पिघलना स्टार्ट करती है। जैसे हम फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने आइस ली, और आइस को हम उसके मेल्टिंग पॉइंट तक टेम्परेचर देते हैं। जब इसका मेल्टिंग पॉइंट पहुंचेगा तो ये आइस क्या करेगी, ये मेल्ट होना स्टार्ट करेगी, और उसके बाद इस आइस से हमें मिलेगा वाटर। इस आइस से क्या मिलेगा हमें, वाटर।
यानी हमें आइस को एक टेम्परेचर दिया जिस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर पॉइंट होता है जहां पे कोई चीज मेल्ट होना स्टार्ट करती है। वैसे ही यहाँ पे आइस को हमने एक टेम्परेचर दिया जिसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। उस मेल्टिंग पॉइंट पे आइस मेल्ट होगी और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। वाटर क्या, आइस क्या था, आइस सॉलिड था। और सॉलिड किस में कन्वर्ट हुआ, सॉलिड अब वाटर क्या है, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। और लिक्विड को अगर हम एक ऐसा टेम्परेचर देंगे जिसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ये ऐसा टेम्परेचर पॉइंट होता है जहां पे एट विच वेपर प्रेशर जब हमारी कोई भी चीज बॉयल होती है तो हम क्या करते हैं, हम असल में जब उसको टेम्परेचर देते हैं हम उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज करते हैं। और जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी हमारे जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उसके बराबर हो जाता है तो हमारी कोई भी चीज क्या होती है, वो उस टाइम पे गैसियस स्टेट में यानी उसका लिक्विड स्टेट से वो गैसियस स्टेट में जाना स्टार्ट करती है। यानी किसी भी चीज, ये बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड अपनी स्टेट लिक्विड से गैसियस में चेंज करता है। यानी वो एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें हमारा लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में। लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। यानी बॉइलिंग पॉइंट पे एक ये ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे हम एक लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट समझ आया होगा। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एक कंसेप्ट है जो आपको समझना है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एक एनर्जी होती है हीट एनर्जी required to change 1 kg of solid into liquid। मैंने जैसे आपको समझाया अभी तक कि जब भी हमें सॉलिड से लिक्विड में किसी चीज को चेंज करना होगा तो उसके लिए हमें टेम्परेचर देना होगा, यानी सॉलिड को हीट देनी होगी। कितनी हीट लगती है 1 केजी सॉलिड को कन्वर्ट करने में या चेंज करने में सॉलिड से लिक्विड स्टेट में, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये किस पे होता है? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी हमें 1 केजी ऑफ सॉलिड को उसकी स्टेट चेंज करने के लिए लिक्विड में, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक बार फिर से सुनिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अमाउंट ऑफ हीट होती है, यानी हीट एनर्जी की अमाउंट होती है जो हमें देनी पड़ती है 1 केजी सॉलिड को चेंज करने के लिए उसकी स्टेट लिक्विड में। आई होप कि आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझ आया होगा। इसके बाद हम समझते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी हीट होती है, इसमें भी हम हीट एनर्जी देते हैं।
ये भी एक हीट एनर्जी होती है जो हमें देनी पड़ती है 1 kg ऑफ लिक्विड को उसकी स्टेट चेंज करने के लिए, यानी उसको गैसियस स्टेट में अगर चेंज करना होगा, वहां पे जो अमाउंट ऑफ हीट हमें देनी पड़ेगी उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो पास हो गई थी तो उसके लिए मुझे ब्रेक लेनी पड़ी। तो मैं आपको पढ़ा रहा था कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसे कहते हैं। ये अमाउंट ऑफ हीट होती है जो हमें चाहिए होती है 1 kg लिक्विड को उसकी स्टेट यानी लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या डिफरेंस है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में भी अमाउंट ऑफ हीट है जो किसी भी चीज को, जो किसी सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड स्टेट में चाहिए होती है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी अमाउंट ऑफ हीट है जो किसी लिक्विड को गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए चाहिए होती है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में हम क्या करते हैं, वहां पे हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में हम लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं। इसके बाद हम एक देखते हैं कि प्रेशर का क्या इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑन स्टेट ऑफ मैटर। यानी जब हम प्रेशर चेंज करते हैं तो मैटर की स्टेट पे क्या इफेक्ट होता है। प्रेशर किसे हम कहते हैं? फोर्स अपॉन एरिया। यानी हम किसी एरिया पे क्या लगा रहे हैं? फोर्स। ये एक एरिया है, इस पे हम क्या लगा रहे हैं? फोर्स। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं प्रेशर। किसी एरिया पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रेशर। पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं प्रेशर। तो हम क्या करते हैं, हम किसी चीज को का प्रेशर अगर चेंज करेंगे तो उससे उसकी स्टेट पे क्या फर्क पड़ेगा वो स्टडी करेंगे। अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं किसी चीज पे, यानी प्रेशर को बढ़ाते हैं, तो वहां पे क्या होगा? उसकी वजह से क्या होगा? इंटर पार्टिकल स्पेस कम होगी, यानी पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेस होगी वो कम होगी। क्योंकि नेचुरल सी बात है, अगर हम किसी चीज को नजदीक, अगर उस पे हम फोर्स लगा रहे हैं साइडों से, ये कोई चीज है, यहाँ पे ये कोई पार्टिकल्स है, हम इनको इस साइड से भी फोर्स लगाते हैं, इस साइड से भी फोर्स, हर साइड से इन पे फोर्स लगा रहे हैं। तो इस फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा? ये पार्टिकल्स नजदीक जाएंगे या ये पार्टिकल्स दूर जाएंगे। नेचुरल सी बात है कि ये पार्टिकल्स नजदीक आएंगे। तो अगर ये पार्टिकल्स नजदीक आते हैं तो उसकी वजह से इनके बीच का जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो क्या होगा? वो कम होगा। तो अगर इंटर पार्टिकल स्पेस प्रेशर अप्लाई करने से कम होता है तो आप मुझे बताइए कि अगर हम गैस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, क्या इसके पार्टिकल्स दूर दूर नहीं होते हैं? इसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। अगर इन पार्टिकल्स पे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इन पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस कम हो जाएगी।
यानी यहाँ पे भी प्रेशर अप्लाई करने से भी हम क्या कर रहे हैं, हम प्रेशर अप्लाई करने से भी इनकी स्टेट चेंज कर रहे हैं। अगर इनके बीच का जो स्पेस है वो कम हो जाता है तो गैस से कम होगा तो वो लिक्विड होगा, और इन लिक्विड अगर हमने इसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के बाद हमने फर्दर प्रेशर अप्लाई किया, यानी हम फर्दर इस पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, इन पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स और कम होगा। जब इन पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स कम होगा तो उसकी वजह से ये हमारा मैटर फिर से अपनी स्टेट चेंज करेगा और ये कन्वर्ट होगा किसमें, सॉलिड स्टेट में। अगर सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। अगर लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना होगा तो हमें यहाँ पे प्रेशर बढ़ाना होगा। क्या करना होगा, प्रेशर बढ़ाना होगा। अगर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना होगा तो इसके लिए हमें टेम्परेचर बढ़ाना होगा। क्या बढ़ाना होगा, टेम्परेचर बढ़ाना होगा। अगर गैस को हमने किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें प्रेशर बढ़ाना होगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि हम कैसे स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं ये हमारे पास कोई गैस है जिसके जिसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं। ये हमारे पास कोई सॉलिड है जिसके पार्टिकल्स नजदीक नजदीक हैं, यानी इंटर पार्टिकल स्पेस कम है। यहां पे हमारे पास एक लिक्विड है जिसके पार्टिकल्स ना तो उतने दूर है और ना ही उतने नजदीक है। तो हम क्या करते हैं, जब हम सॉलिड को लिक्विड्स में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। इसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग। सॉलिड्स को लिक्विड्स में कन्वर्ट होने को हम कहते हैं मेल्टिंग। अगर लिक्विड्स का प्रेशर हम इंक्रीज करें तो अभी मैंने बोला इनको भी हम सॉलिड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग। तो अगर लिक्विड्स को हम कन्वर्ट करते हैं गैस में तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवापोरेशन। अगर गैस को हम वापस कन्वर्ट करते हैं लिक्विड्स में तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। अगर हम सॉलिड्स को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। और अगर हम गैसेस को डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं सॉलिड्स में तो इसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। आई होप कि आपको ये फ्लो चार्ट समझ आया होगा। अगर सॉलिड्स को हम डायरेक्ट लिक्विड्स में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग, और लिक्विड्स को अगर हम सॉलिड्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। आप मुझे बोलें कि फ्रीजिंग के लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें कंडेंसेशन करना, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें प्रेशर बढ़ाना होगा। अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो फ्रीज। मेल्टिंग के लिए क्या करना होगा, हमें टेम्परेचर बढ़ाना होगा। आई होप कि ये आपको समझ आ रहा होगा। कंडेंसेशन के लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें प्रेशर बढ़ाना होगा। इवापोरेशन के लिए टेम्परेचर बढ़ाना होगा। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। इसके साथ साथ
हम सब्लिमेशन को थोड़ा अलग से देखते हैं, क्योंकि हो सकता है, या सब्लिमेशन को हम कल देखेंगे। सब्लिमेशन और इवापोरेशन को हम थोड़ा अलग से स्टडी करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे इनके बारे में। आज की वीडियो में इतना ही, मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी है। बने रहे मेरे साथ इस साइंस की सीरीज में। आई होप कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।